हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। चलिए, तो आज हम बायोलॉजी का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पादप कार्यकी यानी प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अंदर क्या है कि एक पादप के अंदर कार्य कैसे होता है, किस तरह से वो भोजन बनाता है तथा उनके लिए कौन भोजन के लिए व्यवस्था बैठाता है। जैसे हम अपने घर के अंदर क्या करते हैं, किचन में खाना बनाते हैं। जैसे हमारी मम्मी किचन में खाना बनाती है तो उनके लिए पापा बाहर से सब्जी ला के देंगे, ठीक है। हम उनको जल ला के देंगे। जैसे घर में छोटे बड़े भाई बहन हैं, वो मम्मी को जल लाने में व्यवस्था करेंगे, कुछ सब्जी काटने में व्यवस्था करेंगे। इस तरह से अलग अलग क्या है व्यवस्था बैठा के फिर हम क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, एक घर का कार्य करते हैं। वैसे ही पादपों के अंदर भी कार्य जो होता है, जैसे श्वसन है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो उनके लिए जो किस तरह से व्यवस्था बैठाई जाती है कि उनको जल की भी आवश्यकता होती है, वो जल कौन पहुंचाता है तथा किस तरह से पहुंचाया जाता है, ठीक है। फिर यदि जो खनिज पदार्थ, जैसे हम क्या सब्जी खरीद के लाते हैं, वैसे ही खनिज पदार्थों को कौन पहुंचाता है एक पादप के अंदर। तो सबसे पहले मैं पादप के अंदर बता देती हूँ। जैसे ये क्या है, एक पादप है, ये इसकी क्या है, मूल, और ये इसकी क्या हो गई, पत्ती। तो अब यदि हम बात करें अपने घर की जो कार्य व्यवस्था होती है, उसमें हम जो भोजन बनाने की क्रिया है वो कहाँ करते हैं, रसोई के अंदर। और मैं बार बार यही कहती हूँ, ये पादप की रसोई कौन है, पत्ती। तो इस पत्ती के अंदर क्या बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है। माना यहाँ क्या करती है, पत्ती भोजन बनाती है। और ये मैंने पहले बता दिया था कि पत्ती की कौन सी, खम्भ पर्ण मध्योतक में सबसे ज्यादा हरित लवक पाया जाता है। और वो हरित लवक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है, ठीक है। अब देखो, अब इनके पास क्या पहुंचाना है, जल को पहुंचाना है। तो जल हमने देखा कहाँ से आता है, जाइलम वाहिकाओं के द्वारा यहाँ से होता यहाँ पहुंचेगा। जल हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। फिर यदि हम बात करें जैसे खनिज पोषण, ठीक है, खनिज पोषण की यदि बात करें तो खनिज पोषण जैसे बाकी पादप के क्या है, अन्य भाग है, ठीक है। पादप के अन्य भाग, जैसे यहाँ से क्या वात अंदर पाए जाते हैं, जैसे क्या गैसों का विनिमय होता है, यहाँ से गैसें आती हैं। और बाकी जैसे यहाँ खनिज पदार्थ जो होते हैं वो एक भाग से यहाँ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बहुत ही शीघ्र, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में गमन करता है, ठीक। तो देखिए, ये सब व्यवस्था क्या है कि ऊपर से नीचे जल जा रहा है और खनिज लवण भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये पूरी व्यवस्था क्या है, क्या कहलाती है, परिवहन। जैसे माना आज मेरे को शहर जाना है, परिवहन के माध्यम से होके हम जाते हैं, या तो वो स्कूटी हो सकती है या बस हो सकती है, ठीक है। तो वैसे ही इनके अंदर भी क्या है, जाइलम तथा फ्लोएम के द्वारा क्या करता है, परिवहन करता है। एक और बात कि क्या पादपों में भी परिवहन तंत्र पाया जाता है। जैसे अपन यदि बात करें जीव जंतुओं के अंदर क्या होता है, परिवहन तंत्र होता है। कैसे कि जैसे हमारे शरीर के अंदर प्रीसंचरण द्रव क्या है, या प्रीसंचरित द्रव क्या है, रक्त है। तो उस रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। ऐसे कोशिकाओं के जाल को क्या कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जैसे परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या वाहिनी आती है, वाहिकाएं आती है, उसके बाद हार्ट पंप करता है उसको, है ना। तो इस प्रकार का ये एक मिलकर क्या बना रहा है, तंत्र बना रहा है, ठीक है। तो क्या पादपों में भी तंत्र पाया जाता है क्या, ऐसे जैसे अपने अंदर बुद्धि को पंप करने के लिए कौन होता है, हार्ट पाया जाता है। क्या वैसे भी एक पादप के अंदर इसको जो इनका संचरित द्रव माना जल है, खनिज पोषक पदार्थ है, क्या इनको भी पंप किया जाता है, जिससे यहाँ से पंप किया पादप के अंदर सीधा ऊपर गया, कैसी व्यवस्था होती। तो याद रखना, पादपों के अंदर परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए
ये था इस तरह से। फिर हम टॉपिक वाइज चल के आते हैं कि आज हम पढ़ेंगे पौधों में परिवहन या पादपों में परिवहन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, प्लांट इन ट्रांसपोर्ट इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक, तो इसके अंदर आता है विसरण, प्रासरण, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन। ये इतनी चीजें हम पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं और इनको समझना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसके अंदर आसान से आसान क्वेश्चन आता है लेकिन अपना सिर चकरा जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये सोच के नहीं पढ़े कि ये तो कुछ नहीं, सरल है, बिल्कुल पढ़ लिया दोहरा लिया तो भी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से गलत होते हैं क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट पे ध्यान नहीं देते, सरल समझ के हम छोड़ देते हैं या हम ऊपर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने बात की कि पौधों में परिवहन तंत्र नहीं होता, ये मैंने बता दिया, पौधों में परिवहन तंत्र नहीं होता। अब मेरे को बताओ, यहाँ से जल से क्या आया, मूल से क्या आया, जल आया ऊपर की तरफ, सीधा कहाँ, नलियों से होकर, कौन, जाइलम वाहिकाओं से होकर पत्ती के अंदर चला गया। क्या इसको पंप करने के लिए या अलग से कोई तंत्र पाया जा रहा है? नहीं ना। फिर वैसे ही यहाँ से जो खनिज लवण यानी कि यहाँ खनिज पदार्थ बने वो परण से के फ्लोएम से होता हुआ, चालनी नलिका से होता हुआ कहाँ आ गया, पादों के बाकी भागों तक आ गया। बस परिवहन तो सीधा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे ही तो जा रहा है, यहाँ इसमें तंत्र कहाँ है? तो इसके अंदर पौधों में परिवहन तंत्र नहीं होता। ठीक है, फिर है कि जल, खनिज, पोषक, कार्बनिक पदार्थ, पौधों के वृद्धि नियामक पदार्थ, ये जो कंटेंट है, ये जो पदार्थ है, ये परिवहन होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कैसे कि देखो जो पादप जो है, जैसे अपने अंदर क्या है, परिसंचरित द्रव की यदि बात करें तो क्या होता है, एक तो रुधिर होता है, एक लसिका, वाहिनियों के अंदर क्या बहता है, लसिका बहता है। ठीक है, तो हम अपने शरीर के अंदर बता सकते हैं कि ये परिसंचरित द्रव है। ठीक है, तो एक पादप के अंदर भी तो कोई चीज होगी जो परिसंचरित हो रही है, वो परिसंचरित कंटेंट यानी पदार्थ क्या है, तो वो पदार्थ है एक आपका जल। जैसे जल हमने क्या पढ़ा था कि जाइलम के द्वारा होता हुआ जल पादप के विभिन्न भागों तक जाता है। ठीक है, फिर खनिज पोषक, खनिज पोषक एक तो हमने क्या देखा था कि जल के अंदर घुला हुआ, जैसे सोडियम लवण है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आयन, ये सब जल के अंदर घुले हुए हैं, तो जल के साथ क्या कर रहे हैं, परिवहन कर रहे हैं। ठीक है, फिर कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक पोषक, जैसे देखो ग्लूकोज है, फ्रेक्टोज है या कुछ मात्रा में कार्बन के, जैसे यहाँ से मिट्टी से होता हुआ इनके अंदर से जाता है, या पादप के अंदर जो ग्लूकोज बनता है वो बाकी पौधों के भागों तक पहुँचाना होता है, तो फ्लोएम वाहिनी से होता हुआ। देखो कार्बनिक पदार्थ यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, मूल से नहीं आएगा, आपका कहाँ, फ्लोएम, जो फ्लोएम की चालनी नलिका है उनसे क्या करेगा, परिवहन करेगा। ठीक है, ये मैं जो जाइलम, फ्लोएम, चालनी वाहिका और जो वाहिनी का बोल रही हूँ समझ में तो आ रहा है ना, क्योंकि अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं, इसीलिए तो ये चैप्टर मैं आप लोगों को इस चैप्टर के पीछे वाले चैप्टर के जस्ट बाद में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप ये नहीं कहो कि चालनी नलिका क्या है, वाहिनी का क्या है, क्योंकि जस्ट अभी पढ़ा है तो इतने दिन में तो आप नहीं भूले होंगे। ठीक है, तो फ्लोएम से होता हुआ कौन आता है, आपका कार्बनिक पदार्थ आता है। अब देखो पौधे के वृद्धि नियामक पदार्थ, वृद्धि नियामक पदार्थ यानी जो वृद्धि बढ़ाने वाले पदार्थ है, एक पादप की वृद्धि बढ़ाने वाले पादप यदि बात करें तो कौन होता है, हार्मोन्स। पादप की कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जो क्या स्रावित करती हैं, हार्मोन स्रावित करती है। वो हार्मोन क्या करते हैं, पादप की वृद्धि कराने में। जैसे हम क्या करते हैं, हम तो क्या, जैसे वो सब्जी की जो बाड़ी रखते हैं, ठीक है, जो सब्जी की बाड़ी रखते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी से पकाने के लिए, फलों या सब्जियों को जल्दी से पकाने के लिए, जैसे तरबूज आता है बाजार में, वो 1-2 दिन में ही वो एक इंजेक्शन देता है, ऑक्सीटोसिन का एक इंजेक्शन देता है, ऑक्सिन हार्मोन का, और वो क्या करता है, वृद्धि करके इतना बड़ा फूल जाता है। या फिर उसका कलर अपन जैसे खेत में बोए घर में, वो पकने में कितना टाइम लगता है, खूब टाइम लगता है,
और उसके अंदर यदि देखें तो इतना मटेरियल जो होता है इतना रेड कलर का नहीं होता है, लेकिन बाजार से जो खरीद के लाते हैं भले वो मीठे नहीं है लेकिन कलर हमेशा रेड मिलेगा और बड़ा मिलेगा और जल्दी पका हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उनको वर्दी नियामक पदार्थ दिया गया है, वर्दी नियामक पदार्थ दिया गया है। ये खनिज वाले चैप्टर के अंदर आएगा, वहां हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनको वर्दी नियामक पदार्थ जैसे ऑक्सिन हार्मोन आता है, यदि वो उनको दे दिया जाए तो वो वर्दी करेगा, उनके अंदर की कोशिकाओं में बार बार क्या है लगातार विभाजन की दर को बढ़ा देगा, जिससे कोशिकाएं लगातार बार बार विभाजन करके जल्दी ही क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है वर्दी नियामक पदार्थ। वर्दी नियामक पदार्थ यानी वो क्या करते हैं, सब्जी जो सब्जी बोने वाले जो मालिक है वो उनको वर्दी नियामक पदार्थ दे देते हैं, जिससे फल क्या है जल्दी से पक जाते हैं और उनका काम भी आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि बाजार की जो सब्जी या फल आते हैं उनसे बेटर होता है अपने घर पे बोई हुई सब्जी तथा फल। ठीक है, तो देखो ये वर्दी नियामक पदार्थ इसको बोला जाता है हार्मोन। ये तो उन्होंने ऊपर से दिया, जैसे कुछ पादपों के अंदर भी हार्मोन रिलीज होते हैं। इन पादप की कुछ कोशिकाएं हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जो क्या होता है, परिवहन होता है, उसका भी एक कोशिकाओं से दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पादपों में निम्न में से कौन सा पदार्थ परिसंचरित नहीं है या कौन सा पदार्थ परिवहन में भाग नहीं लेता है। हाँ, ऐसे पूछ लिया जाता, परिवहन में भाग कौन सा पदार्थ नहीं लेता है। ठीक है, तो एंजाइम वगैरह या कुछ और उसके अंदर दे देंगे और 3 नाम इसमें से दे देंगे। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है, जल है, खनिज पोषक है, कार्बनिक पोषक है और वर्दी नियामक पदार्थ है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, दिशा, इनकी दिशा पूछी जाती है। जैसे जाइलम के अंदर कौन परिवहन करता है, जाइलम के अंदर आपका जल परिवहन करता है और इसके साथ जुड़े हुए खनिज। ठीक है, तो ये एक दिशात्मक होता है। ये मैंने पहले जहाँ आपको जाइलम बताया वहीं भी बताया था कि एक दिशात्मक यानी ये मूल भूमि से जल अवशोषित करके, पता है ना, एक मूल थी, उस मूल का परिपक्वन क्षेत्र था, वहां क्या पाए जा रहे थे, मूल रोम पाए जा रहे थे और वो मूल रोम क्या कर रहे थे, जल का अवशोषण कर रहे थे और ये जल अवशोषित होकर फिर जाइलम वाहिकाओं से होता हुआ, वाहिनिका तथा वाहिकाओं से होता हुआ पादप के विभिन्न भागों तक पहुंच रहा था। ठीक है, तो ये दिशा कैसी थी, नीचे से ऊपर की तरफ। क्या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था ना, है ना, ऊपर से कभी नीचे की तरफ नहीं आएगा, नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब जो जाइलम के अंदर जो कंटेंट होता है यानी जल तथा उसके खनिज होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दिशीय होते हैं, यानी उसकी दिशा कैसी होती है, एक दिशा होती है, जल एवं खुले हुए खनिज। फिर देखो फ्लोएम जो हमने पढ़ा था वो कैसा था, बहुत दिशात्मक था, उसके अंदर जो कंटेंट था वो बहुत दिशात्मक था। कैसे कि जैसे देखो यहाँ इस जाइलम के साथ साथ क्या पाई जा रही है, आपकी फ्लोएम भी पाई जा रही है, फ्लोएम की चावनी नलिकाएं और सहायक कोशिकाएं पाई जा रही है। ठीक है, यहाँ क्या बना, इस पत्ती ने भोजन बनाया, खनिज पदार्थ बनाए, कार्बनिक पदार्थ बनाए। ठीक है, अब इस पत्ती से तने की कोशिकाओं, जैसे ये ऊपर की तरफ है, तने की इन कोशिकाओं तक भी पहुंचाना है और एक मूल की जो कोशिकाएं हैं, जैसे इसको ए दे दिया और इसको मैंने क्या दे दिया, बी दे दिया। ठीक है, ए और बी ये 2 कोशिकाएं हैं, इन दोनों कोशिकाओं को यहाँ जो खनिज पदार्थ है, माना ये खनिज पदार्थ है, इस खनिज पदार्थ को इन दोनों के पास पहुंचाना है। ठीक है, इस दोनों के पास पहुंचाएगी तो फ्लोएम की जो चावनी नलिका है वो यहाँ से लेकर एक तो ऊपर जाएगी, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी और यहाँ इधर है तो इधर भी जाएगी। ठीक है, तो क्या इनकी दिशा बहुत दिशात्मक नहीं हुआ, यानी ऊपर इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, साइड में भी जा रही है, नीचे की तरफ भी जा रही है, यानी जाइलम फ्लोएम के अंदर जो खनिज पोषक तथा इसके साथ कार्बनिक पोषक भी आता है, क्या है, कार्बनिक पोषक भी आता है। तो वो क्या है, खनिज पोषक तथा कार्बनिक पोषक कैसे होते हैं, बहुत दिशात्मक होते हैं। ठीक है, फिर एक और पूछा जाता है कि वर्दी नियामक पदार्थों की दिशा कैसी होती है, इनकी दिशा एक दिशीय होती है। याद रखना ये थोड़ा अलग है, तो पूछ लिया जाता है कि
जो वर्ती नियामक पदार्थ है उनकी दिशा कैसी होती है, यानी हार्मोन जो दिए जाते हैं उनकी दिशा एक दिशीय होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा परिवहन क्या होता है तथा किस तरह से पादपों में परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये जो ट्रांसपोर्ट है यानी ये परिवहन है ये कितने प्रकार से हो सकता है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं कि मेरे को यहाँ से बाजार जाना है, ठीक है, बाजार जाऊँगी या तो एक तो मैं पैदल ही चली जाऊँगी, ठीक है, एक फिर मैं क्या है पैसे खर्च करके बाइक से या स्कूटी से होके जाऊँगी। ठीक है, यानी मैंने भी दो माध्यम अपना लिए ना। जैसे एक तो मैंने क्या किया, सीधा पैदल चल के मैंने कहा भाई फालतू में पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, थोड़ी दूर है पैदल चल के चली जाऊँगी। ठीक है, तो वो तो क्या हो गया बिना ऊर्जा खर्च किए। और एक मैंने कहा कि नहीं मेरे से तो पैदल नहीं जाया जाएगा, मेरे तो पैर दर्द करते हैं, मैं तो बाइक या स्कूटी से होके जाऊँगी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बाइक और स्कूटी से होके गई यानी मैंने क्या किए पैसे खर्च किए, आपका होता है ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक आपका क्या होता है निष्क्रिय परिवहन और एक आपका होता है सक्रिय परिवहन। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और नेगेटिव। अब देखो निष्क्रिय में भी दो प्रकार का होता है, एक विसरण और एक होता है आपका सुसाध्य विसरण। ठीक है, विसरण डिफ्यूजन और सुसाध्य विसरण फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखो निष्क्रिय और सक्रिय के अंदर क्या होता है। निष्क्रिय के अंदर क्या है ऊर्जा खर्च नहीं होती है। मैं बिल्कुल सरल वे में बताती हूँ आपको ये निष्क्रिय और सक्रिय कैसा होता है कि जैसे यहाँ पहाड़ी है, मेरे को उस पहाड़ी पे चढ़ना है। ठीक है, माना चित्तौड़ का किला, मेरे को उस पे चढ़ के जाना है, तो उस किले पे मैं चढ़ के गई किससे, स्कूटी से या बाइक से चढ़ के गई। ठीक है, मैंने क्या किया इंजन चालू किया, उसमें क्या डीजल खर्च हुआ यानी ऊर्जा खपत हुई। ठीक है, ऊपर क्या हुआ नीचे से मैं जब पहाड़ी के ऊपर गई तो क्या हुआ ऊर्जा खर्च हुई। और जब मेरे को ऊपर से नीचे की तरफ आना है तो क्या मैंने क्या किया, ढलान है तो मैंने स्कूटी या बाइक को क्या है स्टार्ट नहीं किया, मैंने कहा सीधा ही ढलान में आ जाए। तो क्या मैंने उसका इंजन चालू किया, नहीं किया ना, तो क्या ऊर्जा खर्च हुई, नहीं हुई। ठीक है, कहाँ से, ऊपर से नीचे की तरफ। अब देखो, अब समझो इसको किस तरह से कि एक होता है आपका सक्रिय और एक है आपका निष्क्रिय। यानी कि सक्रिय के अंदर क्या हो गया कि जब नीचे से ऊपर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाते हैं। कहाँ, उच्च सांद्रता की तरफ जाते हैं। जैसे मैं, ठीक है, तो क्या हो गया सक्रिय परिवहन। निष्क्रिय में क्या होगा कि जब पहाड़ी के ऊपर हम चढ़ गए और उस पहाड़ी से यानी उच्च सांद्रता से कहाँ आ गए, निम्न सांद्रता की तरफ। ठीक है, और अब यदि मैं पूछूं आपसे कि किस में ऊर्जा खर्च होती है तथा किस में ऊर्जा खर्च नहीं होती है, तो आप कहोगे कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ बाइक लेके जा रहे थे तो क्या हो रही थी, ऊर्जा खर्च हो रही थी। यानी कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता पर जाने पर क्या होती है, ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब देखते हैं हम एक एक करके इनको। देखिए विसरण निष्क्रिय परिवहन दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका विसरण डिफ्यूजन, एक है आपका सुसाध्य विसरण। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि निष्क्रिय में तो क्या है ऊर्जा खर्च नहीं होती है, सक्रिय में क्या होती है ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, यानी ये क्या है उच्च सांद्रता से कहाँ जाएगा, निम्न सांद्रता की तरफ जाएगा। सांद्रता का अर्थ समझते हो ना, सांद्रता का अर्थ होता है कि एक, जैसे मैंने क्या लिया, ये एक, ठीक है, जैसे एक मैंने ये गिलास ले लिया, ठीक है, एक मैंने ये दूसरा गिलास ले लिया। अब जैसे देखो इसमें मैंने दोनों में क्या डाल दिया, जल डाल दिया, और जल क्या होता है, विलायक होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं क्या होता है, विलायक होता है। अब मैंने इसके अंदर क्या डाला, मैंने इसके अंदर डाला चीनी यानी शक्कर डाल दी। ठीक है, और ये शक्कर जो डाली वो क्या है, विलेय। विलेय और विलायक क्या होता है कि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है एक विलयन के अंदर वो विलायक कहलाता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या कहलाता है, आपका विलेय कहलाता है। ठीक है, मैंने यहाँ क्या डाली, 100 ग्राम
चीनी डाल दी और 1 लीटर मैंने जल लिया। 1 लीटर जल में मैंने 100 ग्राम चीनी डाल दी और इनको घोला। ठीक है, ये गाढ़ा होगा। यहाँ मैंने क्या 1 लीटर जल लिया तथा उसके अंदर मैंने क्या किया 200 ग्राम चीनी डाल दी। ठीक है, जल की मात्रा उतनी है यानी विलायक की मात्रा उतनी है और मैंने विलेय ज्यादा डाल दिया। ठीक है, तो बताओ कहाँ सांद्रता ज्यादा होगी, कहाँ होगी, अब कि जहां हमने विलेय की मात्रा ज्यादा डाली। तो याद रखना ये आएगा भी आगे कि उच्च सांद्रता कहाँ है और निम्न सांद्रता कैसी है। यानी कि जहां विलेय की मात्रा ज्यादा है, जैसे जल है, उस जल के अंदर खनिज पदार्थ बहुत सारे ऐसे घुले हुए हैं, तो वो वहां क्या होगी उच्च सांद्रता होगी। और एक निम्न सांद्रता यानी जल की मात्रा ज्यादा है, वहां खनिज पदार्थ अन्य पोषक पदार्थ क्या है कम है, तो वहां निम्न सांद्रता होती है। ठीक है, जैसे इन दोनों को मैंने क्या किया, इनके पास में लाई दोनों को। ठीक है, जैसे उनको पास में लाई, इनके बीच की झिल्ली खत्म कर दी, तो कहाँ से जाएंगे, ये 200 ग्राम ये चीनी घुली हुई थी यानी उच्च सांद्रता थी, इस उच्च सांद्रता से कहाँ आएंगे, इनके अणु विलेय के अणु कहाँ आएंगे, निम्न सांद्रता की तरफ आएंगे। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ आ रहे हैं, तो वो कैसा परिवहन है, आपका निष्क्रिय परिवहन। अब यदि देखो कि यहां से क्या किया, ये निम्न सांद्रता थी और निम्न सांद्रता से ये यहां जाना नहीं चाहते हैं, फिर भी इसको धकेल के ले जाना पड़ रहा है। ठीक है, इसको धकेल के ले जाना पड़ रहा है यानी ऊर्जा खर्च करके ले जाना पड़ रहा है, तो ऐसी प्रक्रिया क्या हो गई, निष्क्रिय परिवहन हो गई, यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब हम देखते हैं, विसरण हो गया, ऊर्जा खर्च नहीं होती है। हाँ, एक ये याद रखना कि जो गैसीय गति यानी पादपों में क्या होता है, गैसों का परिवहन हमने देखा, वातरंध्र से भी रंध्र से गैसें आती है, वो गैसें हमेशा कौन सा माध्यम अपनाएगी परिवहन का, हमेशा विसरण विधि ही अपनाएगी, याद रखना। और सुसाध्य या सक्रिय परिवहन नहीं करेगी, गैसीय केवल और केवल क्या है, केवल और केवल यही माध्यम अपनाएगी, कौन सा, निष्क्रिय परिवहन। ठीक है, फिर आता है सुसाध्य विसरण, ये इसमें भी ऊर्जा खर्च नहीं होती क्योंकि ये विसरण का ही तो उसका निष्क्रिय विसरण का ही तो प्रकार है, यानी निष्क्रिय परिवहन का ही तो प्रकार है ये सुसाध्य विसरण। तो देखो इसमें क्या है, ऊर्जा खर्च नहीं होगी। ठीक है, अब देखो लिपिड में घुलनशीलता पर निर्भर, ये क्या होता है, जैसे मैंने क्या किया, ये एक मैंने झिल्ली ली। ठीक है, इसमें क्या ली मैंने, झिल्ली ली। और हम जानते हैं कि झिल्ली के अंदर क्या होता है, यानी किसी भी पदार्थ है, जैसे मैंने मेरा हाथ ये जल के अंदर डुबोया, इसके बाहर की तरफ क्या पाई जा रही है, झिल्ली पाई जा रही है, उससे पदार्थ अंदर जाते हैं। ठीक है, इस झिल्ली के आर पार जाते हैं, तो ये जो मध्य की झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन और प्लस क्या होता है, कुछ मात्रा में जल होता है, कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो लिपिड, प्रोटीन और जल होता है। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ एक पदार्थ है और यहाँ क्या है, दूसरा पदार्थ है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ उच्च सांद्रता है और उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होगा, परिवहन, क्योंकि ये निष्क्रिय परिवहन है, तो निष्क्रिय परिवहन हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया कि मैंने लिया लिपिड, लिपिड कहें तो ये क्या होती है, वसा, जैसे तेल है, घी है, मैंने क्या लिया, यहाँ तेल लिया और यहाँ भी क्या है, तेल है, तो तेल है तो यहाँ इसके अंदर जो लिपिड है वो तो लिपिड के अंदर घुल के चली जाएगी, यानी यहाँ लिपिड के अंदर घुली और इस लिपिड से घुलकर यहाँ आ गया। लेकिन मैंने यहाँ क्या ले लिया, जल। अब मेरे को बताओ क्या जल लिपिड के अंदर घुलनशील है, जैसे जल के अंदर या केरोसिन के अंदर आप जल की बूंद डालोगे तो वो अलग ही रहेगी, उस तेल के अंदर क्या है, आपका जल घुलता नहीं है। तो अब ऐसे जो जल जो है यानी लिपिड के अंदर घुलनशील नहीं है, तो इनको इस झिल्ली के आर पार कैसे कराया जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि इस झिल्ली के अंदर, इस झिल्ली के अंदर क्या होता है, कुछ प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, जैसे ये एक क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन क्या करेंगे, ये विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन हैं जिसको वाहक प्रोटीन बोला जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन क्या करेंगे, इस जल के अणुओं को, इस जल के अणुओं को क्या दे देंगे, मार्ग दे देंगे, रास्ता दे देंगे। ठीक है, जिसे यहाँ से होता हुआ ये जल का अणु
एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है कि लिपिड में घुलनशीलता पर निर्भर करता है कि अगर कोई कंटेंट, कोई पदार्थ लिपिड में घुलनशील है तो वो आसानी से चला जाएगा, लेकिन यदि वो लिपिड में घुलनशील नहीं है तो उस झिल्ली के अंदर जो विशिष्ट प्रोटीन पाई जाती है वो प्रोटीन उसको क्या देती है, माध्यम देती है। क्या देती है, माध्यम देती है। जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास इधर एक व्यक्ति खड़ा है और बीच में रास्ता नहीं है, खाई है, तो उनको मेरे को इधर पहुंचाना है, तो मैं इनको उनकी क्या कर दूंगा, सहायता कर दूंगी, इधर से इधर पहुंचा दूंगी। बस यही काम करती है प्रोटीन, और कुछ काम नहीं करती है। ठीक है, तो देखिए अब ये इनका भी परिवहन, एक तो ये सीधा मार्ग दे देगी, एक क्या करेगी, यहाँ से ये अणु लिया और अपने अब पलट जाएगी, इधर से इधर पलट जाएगी। ठीक है, जैसे इनको मार्ग दे देगी। जैसे मैंने क्या किया, इधर से जैसे इधर खड़े, इधर लड्डू की थाली है, इस लड्डू की थाली को मेरे को इधर पहुंचाना है। ठीक है, मैंने क्या किया, लड्डू की थाली ली और मैं घूम गई इधर। बस वही काम क्या करती हैं, प्रोटीन करती हैं। या फिर एक माध्यम ये हो गया, एक माध्यम क्या होगा कि जैसे मैं खड़ी हूँ, मैं इस तरह से खड़ी हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगी, इधर से जैसे इधर से कुछ चीज़ इधर पहुँचानी है। ठीक है, तो क्या करूँगी कि मैं मेरे साइड में हट के और मैं क्या दे दूँगी, जगह दे दूँगी। ठीक है, जो दो इस तरह से दो पास पास में प्रोटीन जुड़ी होती है वो साइड में होके उसको जगह दे देती है, तो वो क्या है, जो कंटेंट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। इसका एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है, पोरीन प्रोटीन। पोरीन होती है, पोरीन प्रोटीन, ये विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन है जो क्या है, एक तो लवक, जो हम पादपों में लवक, हरित लवक, वर्णी लवक, एवर्णी लवक पढ़ते हैं ना, उनकी झिल्ली, और एक माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली और एक बैक्टीरिया की झिल्ली के आर पार सुसाध्य विसरण होता है। आई बात समझ में, सुसाध्य विसरण कुछ नहीं कि यदि कोई पदार्थ लिपिड में घुलनशील नहीं है तो उसको पहुंचाने के लिए क्या है, विशेष प्रकार की उस झिल्ली के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, वो प्रोटीन क्या सहायता करके उन पदार्थों को आगे पहुंचा देती है। ठीक है, वो ऊर्जा खर्च नहीं करती है, याद रखना, यहाँ दो तीन बात याद रखनी है, ये ऊर्जा खर्च नहीं करती है, ना ही ये सांद्रता प्रवणता निर्भर करती है। यानी ये ना तो सांद्रता प्रवणता को, जैसे ये नहीं कि यहाँ सांद्रता प्रवणता कम है तो यहाँ से ये इधर लाएगी, इसको सिर्फ कुछ मतलब नहीं, इसको पदार्थों को इधर से इधर पहुंचाना है। ठीक है, जैसे यहाँ सांद्रता यदि ज्यादा है, यहाँ कम है, तो ये अणु ही चल के आएंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके लिए परिवहन यानी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध सांद्रता प्रवणता हमेशा की डायरेक्शन कौन सी होती है, सांद्रता की, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की, लेकिन ये विरोध है क्योंकि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर आ रहे हैं। ठीक है, ऊर्जा खर्च होती है। ये क्या, पंप प्रोटीन, इसके अंदर जो है ये पंप प्रोटीन होता है, यानी कि हम पंप नहीं करते क्या तो अपनी ऊर्जा खर्च नहीं होती क्या, जैसे जल निकालना है अंदर से तो हम क्या है, पंप करते हैं तो ऊर्जा खर्च होती है, वही उसके अंदर पंप प्रोटीन पाई जाती है। ये हम कल डिटेल से पढ़ेंगे पूरा। और एक याद रखना, जल के अणुओं में क्या होती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। मैंने आपको एक कटोरी में जल डाल के दे दिया, अब आप कहोगे कि मैडम ये तो स्थायी रूप से पड़ा है, क्या इसके अंदर जल के अणुओं के अंदर गति हो रही है? हाँ, क्योंकि यदि अपन को ऊपर से दिख रहा है स्थायी है, लेकिन उनके जल के अणुओं के अंदर गति होती है, तभी तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं कि पादप के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ इन जल के अणुओं के अंदर गतिज ऊर्जा होती है, गति करते हैं इनके अणु, तभी तो ये जाते हैं। जैसे जल के अंदर क्या है, H2O, तो इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये इनके क्या है, अणु हैं, अणु मिलकर क्या बना रहे हैं, अणुसूत्र बना रहे हैं। ठीक है, तो ये अणु क्या करते हैं, गति करते हैं। तो जल के अणुओं में क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का समझ में आया होगा। आज मैंने थोड़ा ही बताया है, बाकी मैं कल नेक्स्ट वीडियो से ज़्यादा कंटेंट आपके सामने लाऊंगी और 2-3 दिन में ये अपन चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ओके।